आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास पर बैठक की, मुलाकात की। ये बैठक लगभग 40 मिनट तक चली। चूंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा पे तनाव है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं और आगे कई और प्रभावी कदम उठा सकता है, इसे लेकर सीमा पे तनाव है। और उसके बाद 40 मिनट तक ये बैठक चली। पीएम और रक्षा मंत्री के बीच ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि रक्षा मंत्री ने सेना की जो तैयारी है उसके बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। ये तमाम बातें बताई है कि क्या क्या चीज़ें भारत के पक्ष में है, क्या क्या चीज़ें उनके खिलाफ में जा सकती है। इस बीच भारत सरकार की तरफ से 100 से ज़्यादा राजनयिकों को भी पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया गया है। इसलिए माना जा रहा है कि रक्षा तैयारियों के मुद्दे पर ही रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई है। वो भी रक्षा मंत्री ने तमाम ग्राउंड से रिपोर्ट लेने के बाद प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग दी है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष 1 दिवसीय सत्र बुलाया गया। जम्मू कश्मीर कैबिनेट की ओर से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध किया गया था कि 1 दिन का विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और मनोज सिन्हा ने 1 दिन का जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति दे दी। जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, सबसे पहले पहलगाम में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद समूचे विपक्ष ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, यानी पहलगाम में जो हमला हुआ उस हमले के विरोध में समूचा विपक्ष एक साथ दिखा। विधानसभा में बोलते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले की वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर घूमने पर्यटक आए थे, लेकिन ये हमला बेहद ज्यादा निंदनीय है। यानी पाकिस्तान के साथ ऐसा बदला लेना चाहिए कि पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाने से पहले सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बार सोचे। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल और वेबसाइट को पूरी तरीके से भारत ने प्रतिबंधित कर दिया है। बताया गया है कि वहां से भारत के खिलाफ सांप्रदायिक और भड़काऊ बातें बताई जा रही थी। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से लगातार एक्शन जारी है, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकियों का साथ देने वाले, उनको सपोर्ट देने वाले जमीनी स्तर पर हो। लगातार एक्शन चारों तरफ जारी है। कैमरामैन रफीक के साथ शांति, न्यूज़ 24 दिल्ली। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर के विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ लखनऊ में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोक गायिका और अंबेडकर नगर निवासी नेहा सिंह राठौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करने का आरोप लगा है। इस मामले में लखनऊ के एक कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने नेहा सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया है। नेहा सिंह राठौर के बयान लगातार पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रशंसा हो रही है। नेहा सिंह राठौर के बयान पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर के समर्थन में उतर आए। वहीं नेहा सिंह राठौर ने भी वकीलों से अपील की है कि कोई भी वकील उनके पास आए और मुफ्त में उनका केस लड़े। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को सूचना की कि आपके राज्य में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें वापस उनके वतन भेजो। इसके बाद सभी राज्य सरकारें एक्टिव मोड पर नजर आई, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर विरोधाभास सामने आया है। बुल्ढाना में एक रैली में एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में 107 पाकिस्तानी नागरिक गायब है। अगर वो देश छोड़कर नहीं गए तो उन्हें ढूंढा जाएगा और उनको वही ठोका जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद को इस बयान से अलग कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में एक भी पाकिस्तानी नागरिक गायब नहीं है, सबको ढूंढ लिया गया है। सोमवार की शाम तक सबको अपने वतन वापस भेजा जाएगा। इन दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर में ताबड़तोड़ फायरिंग के द्वारा आतंकवादियों ने उन पे हमला किया था। इसका गुस्सा पूरे देश के लोगों में है। इसका असर सबसे ज्यादा कोलकाता में भी देखा जा रहा है।
यानी कोलकाता से 3 लोग पर्यटक जो गए थे वहां पे पहलगाम में, उनकी मौत हुई है। मौत को लेकर पूरे कोलकाता के सभी सड़कों पे पाकिस्तानी झंडे चिपकाए जा रहे हैं। यानी जिस तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो झंडे हैं उसे कोलकाता के सड़कों पे चिपकाया जा रहा है। यानी झंडा के जो गाड़ियों की आवाजाही है उस झंडे के ऊपर से गाड़ियां आ जा रही है और दूसरी तरफ पूरे कोलकाता में विरोध प्रदर्शन इसको जताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में करीब 67 ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। उन्हें बाकायदा उनकी जानकारी जुटाई जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और कैसे यहाँ से उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए उसकी भी व्यवस्था किया जा रहा है। यानी जो पाकिस्तानी नागरिक कोलकाता में बच जाएंगे उनके ऊपर फिर से कड़ी कार्रवाई करने की बात किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इस बार लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोगों का गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि ये जो करारा आतंकवादी को जवाब भारत को देना होगा और पाकिस्तान को कितना जल्द से जल्द इसका सबक सिखाने की जरूरत है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं डल झील के किनारे और यहाँ पर आप देखिए कि सीआरपीएफ के जो विशेष कमांडो हैं, जवान हैं, वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और पूरे डल झील के आसपास के इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन किए हुए हैं। ये जवान जो हैं लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और इस तरह से यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। हालांकि जो बाकी फोर्सेस के जवान हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन आप देखिए कि रात के अंधेरे में भी जवान कैसे यहाँ पर इस डल झील के किनारे पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं, अपनी निगाहें चारों तरफ रखते हैं ताकि अगर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन पर्यटकों की तरफ आंख भी उठाएं तो उसकी आंख को नोचा जाए, उसका काम तमाम किया जाए। और दूसरा आपको बता दें कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। उसी के साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस समय बड़े पैमाने पर आतंकियों के सफाई के लिए कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है और यही वो बहादुर जवान है जो बनेंगे आतंकियों का काल। कैमरामैन अचिन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कश्मीर, डल झील। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों का फॉर्मूला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। जेएमएम ने राजद के सामने 12 सीटों की डिमांड रख दी है। ये सभी वैसी सीट है जो बिहार झारखंड सीमा से सटा हुआ है और जहां पर राजद मजबूत स्थिति में है। तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, बांका, पीरपैंती, रामपुर, ठाकुरगंज, रुपौली, बनमनखी, जमालपुर, झाझा और चकाई सहित 12 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ने की मांग जेएमएम ने राजद के सामने रख दी है। अब राजद के सामने परेशानी 2 है। पहला, इन 12 सीटों पर पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है और दूसरी परेशानी यह है कि 12 सीट की मांग को पूरा करना, साथ ही राजद को यह भी डर सताने लगा है कि अगर जेएमएम की मांग को पूरा नहीं किया तो वो अकेले बिहार विधानसभा का चुनाव लड़कर महागठबंधन का खेल खराब न कर दे। राजद की परेशानी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने 70, मुकेश सहनी ने 60 और वाम दलों ने 30 सीटों की डिमांड पहले से ही रखी हुई है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुनकर हमला किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ क्योंकि वो दलित पर हमले के खिलाफ आवाज उठाने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में थार गाड़ी और बुलडोजर बीजेपी की दबंगई का प्रतीक बन गई है जिससे लोग डर जाएं। ये चुनौतियां सरकार को है, मुख्यमंत्री को है और डीजीपी को है। अखिलेश ने ये भी कहा कि हमलावरों को सरकार का संरक्षण है। अखिलेश ने ये भी कहा कि अभी हमने अपनी पार्टी के लाल शर्ट वालों को शांत किया हुआ है। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि वो नाराज लोगों से खुले मंच से बात करने को तैयार हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी हमले या डराने वालों से डरने वाली बिल्कुल नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की स्थापना चाहती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा सकती है। एक तरफ महाराष्ट्र की लाडली बहनें अप्रैल के किस्त का इंतजार कर रही हैं, साथ ही यह भी इंतजार कर रही हैं कब उनको 1500 की जगह 2100 रुपए महीने की किस्त मिलेगी। दूसरी तरफ एफडीए मिनिस्टर नरहरि झिरवल ने कहा है कि सरकार ने कभी 2100 का वादा नहीं किया था। ये विपक्ष ने फैलाया, हमने कब बोला था कि हम 1500 की जगह 2100 देंगे।
इस पर अजित पवार की भी प्रतिक्रिया आई है। अजित पवार ने सभी लोगों को लाडली बहन योजना पर बोलने से बचने के लिए कहा है। साथ ही विपक्ष ने कहा है कि यह सत्ता पक्ष का असली चेहरा है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। इस बीच ये खबर नहीं है कि अप्रैल की जो लाडली बहन की किस्त है कब तक आएगी। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ है एक और इजाफा। जी हां, भारतीय नौसेना में अब तक की सबसे बड़ी डील यानी राफेल एम की डील फ्रांस के साथ भारत का हो चुका है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने न्यूज़ 24 को जानकारी देते हुए बताया कि 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस सरकारी सौदे पर आज हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस डील से भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन कंपनी के अधिकारियों ने पिछले महीने दिल्ली में आकर रक्षा मंत्री के सामने एक डेमो दिया था। डेमो के जरिए इसकी ताकत और क्षमता के बारे में बताया गया था। समुद्र के सिकंदर भारतीय नौसेना के लिए यह विमान बहुत ही ताकतवर साबित होने वाला है, क्योंकि समुद्र की लहरों के बीच इसकी मारक क्षमता में और ज्यादा धार देगा। राफेल जेट का इस्तेमाल आईएनएस विक्रांत पर किया जाएगा। यह डील सिर्फ डील तक ही सीमित नहीं है, यह डील भारतीय सामरिक ताकत को भी नई दिशा देगा। आपको बता दें कि लगातार जो है चीन और पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जाती है और साथ ही साथ युद्ध अभ्यास भी किया जाता है, साथ ही अपने हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में उतारा है और राफेल एम आने से भारतीय नौसेना की ताकत में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि इंडियन ओशियन में भी भारतीय नौसेना अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात पर अब सीमा पर तो तनाव है ही, कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी बयानबाजी का तनाव पैदा हो गया है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धारमैया का बयान आया कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के दो नेता मैदान में उतरे। सुधांशु त्रिवेदी और रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो निहायत ही जन भावना के अनुरूप नहीं है। जन जन के मन में जो है उसे लेकर प्रधानमंत्री फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जन भावनाओं के अनुरूप अपना संकल्प व्यक्त कर चुके हैं कि इस घटना को करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह वही भाषा है जो पाकिस्तान के गृह मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज मल्लिकार्जुन खड़गे अपने एक दिन की यात्रा पर कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्षों से जयपुर में कांग्रेस पार्टी के वार रूम में मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद तोतुका भवन में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक को वे संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर रामलीला मैदान में उन्होंने संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया और कांग्रेस की ओर से उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस पर कई सारे आरोप भी लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। वैसे भी देखा जाए तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में देश होना चाहिए, देश के बाद पार्टी और धर्म का स्थान आता है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अब भी बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, वे इस मामले को गंभीरता से ही नहीं ले रहे। तो कुल मिलाकर उनका यह एक दिन का तूफानी दौरा कई मायनों में संगठनात्मक लिहाज से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए काफी उत्साह भरने वाला है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को रोकने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्रियों की भरमार है और इसके लिए पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि आजकल लोग अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन रख दे रहे हैं और जिसमें अश्लील सामग्री बच्चे भी देखते हैं। ये चिंता की बात है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल खुद कोर्ट में भी थे। उन्होंने भी कहा कि एक गंभीर मसला है, सरकार इस दिशा में सोच रही है और उन्होंने खुद कोर्ट से गुजारिश की कि कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेकर उसे मॉनिटर करे। सरकार इस संबंध में पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि यह एक पॉलिसी मामला है जिस पर सरकार को काम करना है, विधायिका को काम करना है। हम पर आरोप लग रहा है कि हम विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला गंभीर है इसलिए हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही साथ याचिका में जिन OTT प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया गया था उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर फैली गंदगी, अश्लील सामग्री को रोकने के लिए पॉलिसी बनाएगी, जिससे आप और हमारे घर के बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के सामने जो अनवांटेड अश्लील सामग्री आ जाती है उस पर रोक लगेगी। कैमरामैन अजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों के किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। मुंबई महानगर पालिका ने बेस्ट प्रबंधन के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें बेस्ट के बसों के किराए में वृद्धि की मांग की गई थी। इस किराए बढ़ोतरी के बाद बेस्ट के नॉन AC बसों के न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपया हो जाएगा, तो वहीं AC बस का न्यूनतम किराया 6 रुपए से बढ़कर 12 रुपया हो जाएगा। हालांकि बेस्ट प्रबंधन को उम्मीद है कि इस किराए बढ़ोतरी के बाद उनकी सालाना कमाई में कम से कम 590 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि फरवरी महीने में बेस्ट ने किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के मंजूरी के बाद करीब 31 लाख से अधिक दैनिक यात्रियों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बेस्ट प्रबंधन का कहना है कि बेस्ट पिछले लंबे समय से घाटे में चल रही है। पिछले एक दशक से बेस्ट ने BMC से 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले रखी है और अब किराया बढ़ोतरी ही एकमात्र विकल्प था। किराए में बढ़ोतरी के मंजूरी पर यात्री संघ और नागरिक समूहों ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सीधे तौर पर इतना वृद्धि एक चिंता का विषय है, इसलिए उन्होंने सरकार से अपील की है कि किराए में बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से किया जाए और सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। देश का सबसे बड़ा पेपर लीक करने वाला माफिया संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने उसे 36 घंटे के रिमांड पर लिया था। इस दौरान संजीव मुखिया ने कई बड़े खुलासे किए हैं। संजीव मुखिया ने बताया कि वो एक बार फिर से तैयारी में लगा था कि 5 मई 2025 को होने वाले नीट पेपर का पेपर लीक करे। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। यही नहीं, उसने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वो पिछले 1 साल से पुलिस की नज़रों में फरार था, लेकिन वो कहीं विदेश नहीं भागा था, बल्कि वो उसके कई क्लाइंट थे जिनमें कई अधिकारी थे, पॉलिटिशियन थे, जिनके बच्चों को उन्होंने एडमिशन कराया था। उन्हीं लोगों ने उसे ठिकाना दिया था, वही उसके पनाहगार बने हुए थे। कई अधिकारियों और कई चर्चित डॉक्टरों का नाम संजीव मुखिया ने अपने बयान में लिया है और आर्थिक अपराध इकाई लगातार उससे जो पूछताछ की है उसके आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। अभी भी कई राज्यों में पुलिस की टीम गई है और वहाँ पर पूछताछ कर रही है, जबकि CBI ईओयू के अलावा CBI और झारखंड पुलिस ने भी संजीव मुखिया से पूछताछ की है। संजीव मुखिया को कल देर रात कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायालय में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि संजीव मुखिया ने 36 घंटे के दौरान जो पुलिस को बताया है उससे कई जानकारियां मिली है, कई खुलासे हुए हैं और जिसके बाद अब उसे रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ करने की तैयारी है। कैमरा पर्सन के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। इस समय कनाडा में आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 343 सीटों के ऊपर कनाडा में 1500 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कनाडा के लोग करेंगे और यही कारण है कि खास टक्कर इस समय देखी जा रही है लिबरल और वहीं पर कंजर्वेटिव के बीच में, और इसी के चलते ही 5 दर्जन से ज़्यादा भारतीय मूल के जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी के चलते ही ज़्यादातर इनमें पंजाबी समुदाय से भी हैं और इसी को लेके ही कनाडा की जो चुनाव कमीशन है उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जगह जगह पर जो पोलिंग स्टेशन है वो बना दिए गए हैं और 12 घंटे तक लोग अपने मत का जो प्रयोग है वो कर सकेंगे और उसके बाद देर रात के ही नतीजे भी सामने आ सकते हैं। असल जो फैसला होगा आज कनाडा का मतदाता करेगा कि आने वाले समय में उन्होंने कनाडा की सत्ता किस पार्टी को देनी है। बेशक इस समय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहीं पर कंजर्वेटिव पार्टी है, इसके साथ साथ लिबरल पार्टी है और कुछ दूसरी भी पार्टियां हैं जो अपने किस्मत भी आजमा रही हैं और जगह जगह पर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हुए हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नायक कांस्टेबल के साथ शराब के नशे में बदसलूकी की गई, बल्कि उसकी वर्दी को भी फाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इस कांस्टेबल को बचाने पहुंचे दूसरे पुलिसकर्मियों से ये कह दिया आरोपी ने कि आप हिंदू धर्म के हैं तो आप बीच में ना आए।
इसी पर विवाद शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद शनिवार की रात को 2 लोग एक महिला के साथ यहां पर शराब के नशे में पाए गए थे। इसके बाद पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंची, जीआरपी की टीम, तब उस टीम पर हमला किया, बदसलूकी की गई और जो हेड कांस्टेबल हैं दौलत खान, उसकी वर्दी को फाड़ दिया गया। और ये नफरत फैलाने का, धार्मिक नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। इस तरह के आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने लगाए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में एक वीडियो जो सामने आने के बाद अब इस मामले में जहां पुलिस को पीटा गया है, वहीं बाकी जो 2 फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।